एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग चैप्टर का ही ये टॉपिक है कि आप कंट्रोलिंग किस तरह से करते हैं, क्या सीक्वेंस है, क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को आप फॉलो करके सिस्टमेटिक वे में कंट्रोलिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, कंट्रोलिंग की इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन डिस्कस किए थे। तो फर्स्टली आप उसे चेक कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को देखिएगा, ठीक है। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं कंट्रोलिंग का एक मीनिंग शॉर्ट में आपको बता दूँ, जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो आपने डिसाइड किया होता है कि हाँ, इस परफॉर्मेंस को हमें, मतलब इस टाइप की परफॉर्मेंस हमें देनी है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं इस ईयर के, तो आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन ही यही है कि इसमें आप जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए, जो आपने अपने टारगेट्स डिसाइड कर रखे हैं, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस, उस ईयर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स बताते हैं कि हाँ, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए, और नहीं किए तो उनके क्या क्या रीजंस थे, फिर उसके अगेंस्ट आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, राइट। तो यही इसका प्रोसेस भी है। अच्छा, प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसे सीक्वेंस में ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही फॉलो किए जाते हैं। तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, उसी सीक्वेंस में आपको इन्हें लिखने हैं, अदरवाइज आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। सो इन्हें जंबल मत कीजिएगा, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हो। देखो, अगर आप स्टैंडर्ड्स ही डिसाइड नहीं करोगे तो आप किसके बेसिस पर कंट्रोलिंग करोगे। यानी सबसे पहले आप वो डिसाइड करते हो कि इस बार हमारे क्या स्टैंडर्ड्स, क्या टारगेट्स होने वाले हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में ही जब वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी प्लानिंग, उसी टाइम पर अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लेती हैं कि इस ईयर हमें क्या स्टैंडर्ड्स, क्या टारगेट्स रखने हैं। 20% सेल इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, या फिर हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि इस ईयर का हमारा क्या टारगेट होने वाला है, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, कैसी हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है, राइट। तो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड्स जब हम डिसाइड करते हैं, हम सारी प्लानिंग उसके बेसिस पर करते हैं, सारी वर्क उसके बेसिस पर करते हैं, तो कंट्रोलिंग भी हम उसी के बेसिस पर करते हैं, राइट। कंट्रोल करने के लिए, ये चेक करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही हो रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए, आपको एक सैंपल चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोडक्ट कैसा बना है, तो आपको क्या चाहिए कि उसका एक सैंपल चाहिए। पहले आप मुझे सैंपल दिखाओ, तभी तो समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कैसा बना है, राइट। So standards are the criteria against which actual performance can be measured. Standards वो criteria होते हैं जिनके अगेंस्ट आप actual performance को मेजर करते हो, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि ये एक बॉटल है, ठीक है, इस बार हमने एक ऐसी बोतल बनाई है। अब आपको क्या चाहिए एज अ मैनेजर, आपको ये बोतल तो दिख गई जो मैंने बनाई है। अब आप इसे, जो आपने प्रीवियस ईयर या जो आपने स्टैंडर्ड्स के टाइम पर सेट की थी कि बोतल बिल्कुल ऐसी ही बननी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उस स्टैंडर्ड वाली बोतल को लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर उसके साथ आप इसे मेजर करेंगे, ठीक। तो अगर आपको जरा सा भी डिफरेंस दिखेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है, इसी के बेसिस पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क टुवर्ड विच एन एंटरप्राइज स्ट्राइव टू वर्क। स्टैंडर्ड वो बेंचमार्क होते हैं जिनके बेसिस पर हम काम करते हैं। Due to changes in business environment, the standard should be flexible enough to be modified according to the situation. देखो, हमने स्टैंडर्ड्स तो डिसाइड कर लिए, लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसमें जो चेंजेस आते हैं, वो फ्रीक्वेंटली अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें अपनी प्लानिंग, अपने डिसीजन को उनके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने कस्टमर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है, हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, ऐसा रिजिड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया था कि इस ईयर आप अपने सेल्स को 20% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब 20% इंक्रीज करना बड़ा टारगेट हो सकता है, बट आपको पता लगा कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, या ये कहीं जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। मिड ईयर में अगर आपको ये पता लगता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 20% सेल इंक्रीज कर पाए? जब आपको पता है कि मार्केट में कोई से प्रोडक्ट को आप बहुत कम लोगों से खरीदना चाह रहे हैं, ड्यू टू सम रीजंस उसकी सेल्स अब डिक्रीज हो रही है, तो आपके जो टारगेट्स थे ये तो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, राइट।
तो 20% इंक्रीज करना सेल्स यहाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना होगा। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज को एक ऐसे स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए नहीं बोल सकते जो अचीव ही नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करते हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जहां हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारे एम्प्लॉयज दे रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स दे रहे हैं, अब आप उसे मेजर करेंगे। फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट एंड देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। Performance should be measured in an objective and reliable manner, which include personal observation and sample checking. जब आपने एक स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ को इंडिकेशन दे दिया कि अब आपको इस तरह से वर्क करना है, फिर आप क्या करेंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके मैनेजर्स ने वर्क किया, अब आप उसे मेजर करेंगे। ठीक है, सो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, कुछ आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते ही आ रहे होंगे जैसे जैसे काम चल रहा होगा। ठीक है, फिर आप उनके सैंपल्स को भी चेक करेंगे, जिस टाइप का उन्होंने वर्क किया, जिस टाइप का उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया, राइट। परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड इन द सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। आप परफॉर्मेंस को उसी चीज को ध्यान में रखकर करेंगे जिस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, राइट। बेसिकली स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर ही हम परफॉर्मेंस को भी मेजर करेंगे, राइट। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर किया सेकंड स्टेप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए कि भाई ऐसा हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर किया, जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मिली। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, या अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। द स्टेप्स इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। Comparison will reveal the deviation between actual and desired performance. Deviation का मीनिंग मैंने पहले भी क्लियर किया था। Deviation means difference। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ हम जब कंपेयर करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस आया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया था, जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे कि इस ईयर हम 50 लाख की सेल करेंगे। 50 लाख की सेल का आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस में आया कितना, 49 लाख। ठीक है, 49 लाख की आपने सेल की, तो यहाँ पर डिफरेंस आया। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं हुई। जब ये मैच नहीं होगी तो हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आया हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उसमें। तो ये 1 लाख का डेविएशन यहाँ पर आ रहा है, यानी 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टैंडर्ड डिसाइड किए, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया और देन आपने कंपेयर किया दोनों स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इफ द परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड, इट मे बी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर जाती है तो आप ये समझेंगे कि आपका जो भी वर्क है वो सब अंडर कंट्रोल है, यानी सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जैसे आपने डिसाइड किया था, जो आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्क भी हो रहा है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशंस। देखो, जब हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया तो हमें कुछ डिफरेंस दिखे। तो जो वो डिफरेंस, जो डेविएशंस हमने फेस किए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50 लाख की सेल डिसाइड की थी लेकिन हुई कितनी, 49 लाख की। तो ये जो 1 लाख का डेविएशन आया, अब यहाँ पर हम इसे एनालाइज करेंगे कि ये क्यों आया, किस वजह से आया, कहाँ हमारी कमी रह गई कि हम अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए, राइट। अच्छा, यहाँ पर डेविएशन भी 2 टाइप का होता है। डेविएशन एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन 50 लाख का स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, 52 लाख की सेल हो गई, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, यानी हमने अपनी परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो हमने स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छी दे दी। दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन, 50 लाख की सेल डिसाइड की थी और हुई कितनी एक्चुअल में, 49 लाख की, यानी हम अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा पीछे रह गए, हम उसे कंपेयर मतलब एग्जैक्ट वैसा ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, राइट। अब डेविएशन जो भी आती है तो हम हर एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हम बहुत जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं कि जब भी हम जो भी डिफरेंस आया हमारी परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है, तो उसे हम 2 टाइप्स से डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं।
की रिजल्ट एरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो अगर हमें दिखता है कि ये जो डेविएशन, जो डिफरेंस हमारा आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी वो जो डिफरेंस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकता है, तब हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, तब हम उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, राइट। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया था 50 लाख की सेल, लेकिन हमारी सेल पिछले ईयर के मुकाबले भी गिर गई, यानी इस बार सेल हुई हमारी सिर्फ और सिर्फ 26 लाख की। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाता है कि हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम तो लॉस पर आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल एरिया हो गया कि हाँ, इसके ऊपर हमें डिसीजन लेना होगा कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस किस वजह से आ गया, राइट। बट वहीं अगर हम देखें, एक लाइन कही जाती कंट्रोलिंग में कि अगर आप सब चीज़ कंट्रोल करने जाएंगे ना तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी कंट्रोल करने निकल गए तो एज अ मैनेजर आप अपने मेन एरियाज पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया था कि आपकी सेल होनी चाहिए 50 लाख, लेकिन आपकी सेल कितनी हुई 49,80,000, राइट। सो 49,80,000 यानी डिफरेंस कितना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। अब मुझे बताओ, जहाँ 50 लाख की सेल डिसाइड की थी वहाँ 49,80,000 की सेल हो गई, सिर्फ और सिर्फ 20,000 आपका कम रह गया। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इसके लिए इतना ज़्यादा सोचें या इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें कि क्यों ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो 20,000 इज़ नॉट अ बिग इशू, उसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि हमें अपने क्रिटिकल एरियाज पर भी फोकस करना है, राइट। तो ये हम ये कहेंगे कि हाँ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मिलती जुलती ही परफॉर्मेंस है, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आया है, राइट। सो यहाँ पर आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मीन्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यानी आप कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, ये माइनर डिफरेंस तो चलता है, इसे आप छोड़ दो। is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing, कि हम अगर सब चीज़ कंट्रोल करने जाएंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने यही कहा कि आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर भी नहीं सकते एक टाइम पर। अगर आप ये सोचो कि सब चीज़ आप एक टाइम पर कंट्रोल कर लोगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें जो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हमें दिखते हैं या छोटी छोटी कमियां जो हमें दिखती हैं, हम इन्हें लेट गो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ मेजर प्रॉब्लम की वजह से अराइज हो रही हैं। 20,000 का डिफरेंस अगर आ गया तो ये ऐसा कोई बिग इशू नहीं है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी इसलिए 20,000 का रिजल्ट आया है। ये डेविएशन किसी भी वजह से आ सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जब भी हम डेविएशन, जो डिफरेंस आ रहा है हमारी परफॉर्मेंस में, उसे जब भी हम एनालाइज करने जाएंगे तो हमें इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी हमें फोकस अपने की एरियाज पर ही करना है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर कंट्रोल करना है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स आप सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दिखता है कि एम्प्लॉयज़ अपने लेवल पर भी ठीक कर सकते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, उन्हें लेट गो कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपने एनालाइज कर लिया कि हाँ ये डिफरेंस आया है, सबसे पहले आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड सेट किए, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर आपने कंपेयर किया इन दोनों की परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करने के बाद आपने जो डिफरेंस आए उन्हें एनालाइज किया, एनालाइजिंग डेविएशन, कि ये डिफरेंस क्यों आए। अगर हमारी सेल्स कम हुई है तो क्यों हुई है, हमने एडवर्टीजमेंट कम किया है या हमने रेट ज़्यादा रख लिए, ठीक है, या हमारी क्वालिटी डिक्रीज हुई है। इस टाइप से आप सारी चीज़ें रीजंस ढूंढेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई। एनालाइजिंग डेविएशन में मेन पॉइंट यही है कि आप सारे डिफरेंस का रीज़न ढूंढते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अगर गिरी है तो क्यों गिरी है, या फिर हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है। अब जब हमें पता लग गया कि हमारी ये कमियां हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, बट वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशन अकर करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी। सेम वही बात कि हम डिसीजन सिर्फ वहाँ लेंगे जहाँ हमें दिखेगा कि डेविएशन बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंस आया है बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, हम सिर्फ वहीं पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, वहाँ हमें कोई करेक्टिव एक्शन यानी वहाँ हमें कुछ सही करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। एक्सेप्टेबल लिमिट्स यानी
जो माइनर डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर हमें कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेने। लेकिन हाँ, अगर आपको दिखती है कि डेविएशन जो डिफरेंस आया है हमारे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे कि हम किस तरह से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता लगा कि हमारी सेल्स कम होने का कारण यह है कि हमने एडवर्टीजमेंट ढंग से नहीं किया, तो इस बार आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है सही तरीके से, राइट। आपको सही ऑडियंस टारगेट कर कर उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाए, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स जिन्हें आपको सीक्वेंस में याद करना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको यहाँ पर कि सबसे पहले आपने क्या किया, परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए। फिर उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, देन आपने कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, देन एनालाइजिंग डेविएशन, क्या डिफरेंस आया, क्यों आया ये डिफरेंस, ठीक है। देन आपने करेक्टिव एक्शंस लिए। तो ये आपके 5 स्टेप्स थे इसके प्रोसेस में। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।